गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अयोध्या प्रसाद मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज काटीपुर सुल्तान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस यूट्यूब वीडियो की कड़ी में राधा कृष्णन आयोग अथवा जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं का मूल्यांकन एवं गुण दोष इवेल्युएशन ऑफ राधा कृष्णन कमीशन आर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स 1948 एंड 49। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं भारतीय शिक्षा जगत में राधा कृष्णन आयोग पहला शिक्षा आयोग था जिसने एक प्रश्नावली तैयार करके शिक्षा के सभी पहलुओं से संबंधित समस्याओं एवं आवश्यकताओं के विषय में अध्ययन किया। तत्पश्चात भारत सरकार के सामने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। डियर स्टूडेंट्स, परंतु अगर हम किसी भी क्रिया प्रतिक्रिया का अगर हम मूल्यांकन करें तो तत्कालीन परिस्थितियों, आवश्यकताओं, भविष्य की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उसका मूल्यांकन करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और राधा कृष्णन कमीशन का गठन 1948 और 49 में हुआ था। 1948 में गठन हुआ था। स्वाभाविक सी बात है कि स्वतंत्रता के कुछ ही समय पश्चात इस आयोग ने जो भारत में शिक्षा से संबंधित अनेक समस्याएं थी उस पर अध्ययन किया और अपना सुझाव प्रस्तुत किया। लेकिन अगर वर्तमान दृष्टिकोण से हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का मूल्यांकन करेंगे तो उसमें अनेक गुण और दोष परिलक्षित होते हैं, जिसको हम दो बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन करेंगे। राधा कृष्णन आयोग के गुण एवं दोष। सर्वप्रथम राधा कृष्णन आयोग के गुण के अंतर्गत इन बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, गुण के अंतर्गत विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में रखना। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत का संविधान लागू भी नहीं हुआ था कि भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राधा कृष्णन आयोग ने शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव देता है। समवर्ती सूची, वर्ती सूची में रखने का सुझाव देता है और जिसे कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे कार्य में परिणत करता है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, विश्वविद्यालयों के संबंध महाविद्यालयों पर अंकुश। डियर स्टूडेंट्स, उस समय विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जो भी स्थापित किए जा रहे थे उनके लिए कोई उचित नियम कानून नहीं थे और जिसके कारण उनमें अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। इसलिए राधा कृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अनुशासन और शैक्षणिक कार्य सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए उसने सत्र में परीक्षा दिवसों को छोड़कर 180 कार्य दिवस शिक्षा के लिए निर्धारित करता है और विश्वविद्यालयों में 3000 छात्र अधिकतम और महाविद्यालयों में अधिकतम 1500 छात्रों की संख्या भी निर्धारित करता है, जिससे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अनुशासन और शैक्षणिक कार्य अच्छे रूप से संचालित हो सके। ये राधा कृष्णन आयोग का एक गुण था। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम और सामान्य शिक्षा की अनिवार्यता। डियर स्टूडेंट्स, राधा कृष्णन आयोग ने 3 वर्षीय स्नातक शिक्षा की अनुशंसा की और इसके प्रवेश के लिए भी कुछ शर्तें निर्धारित की और साथ ही साथ
विज्ञान, वाणिज्य, कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि विषयों के साथ साथ सामान्य विषयों को भी अनुवाद रूप से पढ़ाने की भी बात करता है, जो राधाकृष्णन आयोग का एक गुण था। नेक्स्ट पॉइंट 2 में देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय आयोग का गठन राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश या प्रतिवेदन के आधार पर ही भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों, शिक्षा, उनकी गुणवत्ता के उन्नयन के लिए 28 दिसंबर 1953 को विश्वविद्यालय समिति को ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रूप में गठित करता है और 1956 में एक संसदीय कानून के द्वारा आया, अधिनियम के द्वारा इसे वैधानिक रूप से स्वतंत्रता भी प्राप्त हो गई। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में देखेंगे डियर स्टूडेंट, शिक्षा स्तर में सुधार। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने चर्चा किया था, विश्वविद्यालय आयोग या राधाकृष्णन कमीशन का गठन ही विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार और अनुशासन से संबंधित प्रमुख उद्देश्य के लिए ही किया गया था। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में शिक्षा स्तर में किस प्रकार का सुधार हो, इसके लिए स्नातक को 3 वर्ष ही निर्धारित करता है और इसमें इंटर पास छात्रों को प्रवेश दिया जाए और उन छात्रों को प्रवेश दिया जाए जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो, क्योंकि 18 वर्ष पश्चात ही मानसिक रूप से उच्च शिक्षा ग्रहण करने की योग्य बालक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, शिक्षकों के वेतनमान एवं सेवा शर्तों में सुधार। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, शिक्षा एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उस शिक्षकों के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो कहां तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें। डियर स्टूडेंट, अभी तक शिक्षकों के लिए कोई निश्चित वेतनमान, कोई वेतन आयोग, ना तो कोई ऐसी सेवा शर्तें निर्धारित थी जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। इसके लिए राधाकृष्णन आयोग ने शिक्षकों के वेतनमान एवं सेवा शर्तों में तत्काल सुधार करने का भी सुझाव अपने प्रतिवेदन में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट 2 में देखेंगे डियर स्टूडेंट, शिक्षार्थियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं या कल्याण योजनाएं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, शिक्षा व्यवस्था में प्रमुख फोकस विद्यार्थियों को दिया जाता है और विद्यार्थियों के लिए अभी तक भारत में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई गई थी। इसलिए राधाकृष्णन कमीशन ने विद्यार्थियों के कल्याण के लिए यूनिवर्सिटियों में छात्र कल्याण बोर्ड ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर या स्टूडेंट वेलफेयर बोर्ड और छात्र अधिष्ठाता, जिससे छात्रों की समस्याओं का समाधान हो, डीन ऑफ स्टूडेंट नियुक्ति की सिफारिश करता है और विश्वविद्यालयों में मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था का सुझाव राधाकृष्णन आयोग ने अपने प्रतिवेदन में दिया था। नेक्स्ट गुण के बारे में देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की उचित व्यवस्था। अभी तक भारत में व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा के लिए कोई अलग से उचित व्यवस्था या ये कहें अच्छे ढंग से व्यवस्था नहीं की गई थी और राधाकृष्णन आयोग ने व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को मुख्यतः 6 भागों में विभाजित करके चिकित्सा, वाणिज्य, कृषि, विज्ञान, विधि और शिक्षक प्रशिक्षण, कृषि, विधि
वाणिज्य शिक्षक प्रशिक्षण, प्रशिक्षक की अलग से व्यवस्था करने की सिफारिश की थी, जो राधाकृष्णन आयोग का एक गुण था। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, विश्वविद्यालय परीक्षाओं में सुधार है रचनात्मक सुधार। अभी तक भारत में परंपरागत से ही परीक्षाओं का आयोजन किया जाता था। राधाकृष्णन आयोग में परीक्षाओं में जो निबंधात्मक परीक्षाएं होती थी उसमें सुधार के लिए निबंधात्मक और एक नई परीक्षा प्रणाली वस्तुनिष्ठ परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा भी कराने का सुझाव देता है। और देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, राधाकृष्णन आयोग द्वारा जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा कराने का सुझाव दिया गया था, आज भारत ही नहीं विश्व के अनेक देशों में इसी परीक्षा को प्रमुख रूप से प्रयोगात्मक और कुछ सैद्धांतिक विषयों में भी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आयोग के गुण के रूप में अगर हम देखें तो आज हमने इन बिंदुओं पर चर्चा किया। नेक्स्ट, जैसा कि हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, अनेक गुणों के बावजूद अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम आयोग का मूल्यांकन करें तो अनेक दोष भी परिलक्षित होते हैं, जिसमें हम प्रमुख रूप से उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की व्यापकता। डियर स्टूडेंट्स, राधाकृष्णन आयोग का जो पहला और प्रमुख दोष था वो था उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की व्यापकता। आयोग ने उच्च शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक अनेक उद्देश्यों को निर्धारित किया था। जबकि डियर स्टूडेंट्स, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक ये सब उद्देश्य उच्च शिक्षा के उद्देश्य के रूप में अगर हम देखें तो एक हास्यास्पद है, क्योंकि उच्च शिक्षा का उद्देश्य विषय विशेषज्ञों और विशिष्ट योग्यता से संबंधित व्यक्तियों का निर्माण करना होता है। और ये उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आदि उद्देश्य ये अनिवार्य प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य भले हो सकते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए एक कल्पना ही कह सकते हैं। नेक्स्ट, दोस्त के रूप में देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, धार्मिक शिक्षा की अनिवार्यता। यूजी और पीजी लेवल पर धार्मिक शिक्षा की अनिवार्यता भी एक प्रकार से राधाकृष्णन आयोग का दोष ही था, क्योंकि इस स्तर पर जहां एकल विषय की बात आ जाती है पीजी स्तर पर, वहां धार्मिक शिक्षा की अनिवार्यता एक प्रकार से हास्यास्पद था और ये कानून में परिणत भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के कारण उच्च शिक्षा स्तर में इस प्रकार की कोई भी शिक्षा में व्यवस्था नहीं की जा सकती है, जबकि इसको प्राथमिक और माध्यमिक में कुछ हद तक किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे दोष के अंतर्गत डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा के माध्यम के विषय में अस्पष्टता है। डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा के बारे में किस माध्यम में या शिक्षा के बारे में जो माध्यम के विषय में इसने सुझाव दिया था, इसमें भी अस्पष्टता था, क्योंकि एक ओर स्वीकार करता है कि उच्च शिक्षा का माध्यम राष्ट्रभाषा जिसे हम हिंदी के रूप में देने की विषय की थी, और वहीं वैकल्पिक रूप से अंग्रेजी की भी व्यवस्था की थी, क्योंकि ये कहा था कि जब तक हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं उचित ढंग से विकसित न हो जाएं, तब तक उच्च शिक्षा को अंग्रेजी के माध्यम से या इंग्लिश के माध्यम से दी जाए, जो कि एक प्रकार से देखा जाए हिंदी और इंग्लिश को साथ साथ देना ये एक दोष के रूप में ही परिलक्षित होता है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में देखेंगे डियर स्टूडेंट, शिक्षकों के वेतनमान में जो भेदभाव था, ये
राधाकृष्णन आयोग का एक दोस्त था। डियर स्टूडेंट्स, विश्वविद्यालय स्तर पर इसमें शिक्षकों को 5 भागों में वर्गीकृत करता है और उनके लिए अलग अलग वेतनमान भी निर्धारित करता है। रिसर्च फेलो, इंस्ट्रक्टर, रीटर, डीन, ये सब थे, प्रोफेसर, और महाविद्यालय स्तर पर सिर्फ लेक्चरार ही होते थे। तो और विश्वविद्यालय टीचरों की अपेक्षा महाविद्यालय के टीचरों का वेतनमान कम था। एक प्रकार से देखा जाए समान कार्य के लिए समान वेतन का जो एक वर्तमान भारत में भी है, एक प्रकार से देखा जाए समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत लागू नहीं होता है। ये एक प्रकार से राधाकृष्णन आयोग का दोष था। नेक्स्ट रूप में देखें, दोष के रूप में ग्रामीण विश्वविद्यालयों का अव्यवहारिक सुझाव। माना कि भारत गांव के देश था, लेकिन जहां पर भारत में अभी सामान्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, वहां ग्रामीण विश्वविद्यालयों, ग्रामीण कृषि विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों और उनकी संख्या सिर्फ 300 निर्धारित की गई थी। मतलब महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या सिर्फ 300 निर्धारित की गई थी, जो एक हास्यास्पद कह सकते हैं या राधाकृष्णन आयोग का एक दोष था। नेक्स्ट पॉइंट दोष के रूप में देखेंगे, स्त्री शिक्षा के संदर्भ में संकुचित दृष्टिकोण। डियर स्टूडेंट्स, राधाकृष्णन आयोग ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए उचित सुझाव अपने प्रतिवेदन में न देकर के देखा जाए स्त्रियों के प्रति उसका संकुचित दृष्टिकोण झलकता है, क्योंकि स्त्रियों के लिए सिर्फ उसने सुमाता, सुगृहिणी और गृह प्रबंध से संबंधित ही शिक्षा देने का विचार किया था, जो कि उसकी संकुचित मानसिकता झलकती है। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमने राधाकृष्णन आयोग के मूल्यांकन के अंतर्गत या गुण दोष के अंतर्गत आयोग के इन प्रमुख गुणों और कुछ प्रमुख दोषों के विषय में हमने अध्यापन किया। आज बस इतना ही। धन्यवाद।